स्वागत है दोस्तों, एक बार पुनः आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन कोचिंग में डॉक्टर सुधीर सर में। दोस्तों एक बार पुनः उपस्थित हुआ आपके बीच में और हमारी उपस्थिति लगातार आपके बीच में बनी हुई है। जैसा कि मैंने आपसे कहा था, जीके को लेकर के आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। 30 प्रश्न जो जीके के आते हैं, अगर आप सही सुनियोजित रणनीति के साथ प्रयास करते हैं तो निश्चित तौर पर वो आपको मिलेंगे। उसी श्रृंखला में लगातार आपकी प्रैक्टिस चल रही है, लगातार आप रिवीजन कर रहे हैं। रिवाइज करने की आवश्यकता भी है, जितना आपने जाना है अभी तक उसको परखने की आवश्यकता है, उससे रूबरू होने की आवश्यकता है, कहाँ तक आपकी पकड़ हो पाई है। उसी श्रृंखला में आइए शुरुआत करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और सारे कंटेंट को इसमें सम्मिलित करने का प्रयास किया गया है और ईश्वरी कृपा रही तो निश्चित तौर पर इससे प्रश्न मिलने चाहिए। आइए शुरुआत करते हैं। इस टेस्ट को देखिए, पहला प्रश्न देखिए और 30 प्रश्न है, इनसे आप अवगत होइए। अगर आप कर पा रहे हैं सो फार सो गुड। बार बार मैं कहता हूं, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आत्मसात अवश्य कर लीजिएगा, निश्चित तौर पर परीक्षा में आपको इससे मदद मिलेगी। आइए शुरुआत करते हैं। पहले प्रश्न को देखिए। हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र का उद्घाटन किया है? रिसेंटली इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ हैज इनॉग्रेटेड द जटायु कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर। दोस्तों यूपी में आप प्रोफेसर बनने जा रहे हैं, लिहाजा यूपी के से संबंधित जो भी फैक्ट है उनको जानना लाजमी है और एक दो प्रश्न रहते भी हैं। ये चारों ऑप्शन को आप देखिए, अगर लगा पा रहे होंगे तो सो फार सो गुड, अदरवाइज इसका जो आंसर होगा वह होगा महाराजगंज। महाराजगंज का सही जवाब है। और हम पढ़ते हैं गोरखपुर को लेकर के भी, गिद्ध संरक्षण को लेकर के वहाँ पर भी कभी कभी इस तरह के प्रश्न बनते हैं। बहरहाल ये महाराजगंज रिसेंटली यह इसका उद्घाटन हुआ है और यह सही जवाब हुआ। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न देखिए। आईआईटी दिल्ली और आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी से प्रश्न रहते हैं। आयोग की मेहरबानी रही है प्रारंभ से ही आईआईटीज़ पर उससे संबंधित प्रश्नों का चयन करता रहा है। यहाँ देखिए 2 आईआईटी को सम्मिलित करके भारत का पहला स्मॉग टावर कहाँ स्थापित किया गया? यह कह रहा है वेयर वाज इंडियाज फर्स्ट स्मॉग टावर डेवलप्ड बाय आईआईटी दिल्ली एंड आईआईटी मुंबई एस्टैब्लिश्ड। और ये देखिए 4 यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। ऑप्शन में नहीं पड़ता लेकिन थोड़ा फॉन्ट की वजह से यहाँ दिखाना पड़ रहा है कि इसमें कौन सा किस जगह को उन्होंने चयनित किया है जहाँ पर इन्होंने स्मॉग टावर को लगाया है। तो ये है दोस्तों कनॉट प्लेस, नई दिल्ली, और इसको आप अपने जहन में रखिएगा। और हम पढ़ेंगे तीसरे प्रश्न की तरफ। और यहाँ पर देखिए यह प्रश्न जो है वह आपके रिसर्च एप्टीट्यूड का है और मैंने बताया था, कल भी आपसे कहा था, लगातार मैं आपसे कह रहा हूँ कि कुछ पर्टिकुलर पॉकेट्स पर अगर आप फोकस करते हो तो निश्चित तौर पर आप जीके में 25 प्लस कर ले जाओगे। और अगर अपने सब्जेक्ट में आप अच्छा करते हो तो निश्चित तौर पर आप असिस्टेंट प्रोफेसर ही नहीं बनेंगे बल्कि मनचाही पोस्टिंग भी पा जाएंगे, क्योंकि जीके की भूमिका बहुत ही प्रभावित करती है, क्योंकि आप अपने सब्जेक्ट में जितने माहिर होते हैं और उसी तरह के माहिर आपके सारे साथी होते हैं। सारे लोग नेट और पीएचडी होते हैं, लिहाजा मेरिट ज़्यादा से ज़्यादा डिपेंड करती है आपके जीके पे। तो यहाँ देखिए कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सैम्पलिंग मेथड इज बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी। और यहाँ देखिए, यहाँ 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए सुविधा अनुसार प्रतिदर्श है, इसके बाद आपका कोटा प्रतिदर्श है, निर्णय प्रतिदर्श है और स्तरबद्ध प्रतिदर्श है। दोस्तों इसका जो सही जवाब है वह है स्तरबद्ध प्रतिदर्श। इसको अपने ध्यान में रखिएगा और हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न देखिए। संयुक्त राष्ट्र के इतिहास में ओजोन अवक्षयकारी पदार्थों पर पहली संधि कौन है जिसे 198 देश द्वारा सार्वभौमिक अनुसमर्थन प्राप्त हुआ है? दोस्तों ये प्रश्न एनवायरनमेंट का समिट से होता है, चाहे वह अर्थ समिट हो, चाहे वह क्योटो का हो, चाहे वह मॉन्ट्रियल का हो, यहाँ पर भी चाहे वह स्टॉकहोम का हो। तो +20 +5 इससे भी प्रश्न बनते हैं। आप अपनी तैयारी दौरान निश्चित तौर पर पढ़े ही होंगे, मैंने भी बहुत सारे मटेरियल इस संदर्भ में प्रोवाइड किए हैं। यहाँ तो लगातार आपकी प्रैक्टिस चल रही है। बहरहाल इस प्रश्न को देखते हैं और यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा। तो यहाँ देखिए कह रहा है विच इज़ द फर्स्ट ट्रीटी ऑन ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेज इन द हिस्ट्री ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। यहाँ देखिए ऐतिहासिक विच हैज रिसीव्ड यूनिवर्सल रेटिफिकेशन बाय 198 कंट्रीज। और यहाँ पर देखिए जो आप सोच रहे हैं वह ऑप्शन आपको दृष्टिगत नहीं हो रहा है। यहाँ पर आपको किगाली मिल रहा है, क्योटो मिल रहा है, जोहान्सबर्ग मिल रहा है और सिडनी मिल रहा है। दोस्तों एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि यह जो समझौता हुआ है वह हुआ 2016 में और ये एक्सटेंशन है। ध्यान में रखिएगा कि 1987 में जो मॉन्ट्रियल
प्रोटोकॉल हुआ था उसका ही एक्सटेंशन है किगाली संशोधन। इसको ध्यान में रखिएगा। अगर इस तरह का प्रश्न पूछता है तो यह एक सही जवाब होगा। मॉन्ट्रियल का एक्सटेंशन, अगर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल रहता तो भी यह सही रहता, लेकिन उसी का एक्सटेंशन और किगाली में समझौता हुआ था जहाँ पर 198 देशों ने इस पर साइन किया था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला देखिए प्रश्न, देखिए यह एक इंडियन इकोनॉमी से है। थोड़ा सा जिस तरह से लास्ट ईयर मुंबई प्लान करके क्वेश्चन पूछ दिया था, कुछ अजब तरह के क्वेश्चन पूछे थे। परिवर्तन दृष्टिगत हो रहा है, ट्रेंड परिवर्तित हो रहा है। ट्रेडिशनल क्वेश्चन से कुछ नए तरह के प्रश्नों का चयन आयोग करता आ रहा है, करने का प्रयास कर रहा है और बदलाव हो रहे हैं। तो वो बदलाव यहाँ पर भी दृष्टिगत होंगे। मैं बार बार कहता हूँ किताबें वही रहती हैं लेकिन प्रश्न बदल जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये बदलाव हो सकता है कि हो। और इताते ई द्वार यह एक टर्म है और इताते ई द्वार एक अलग तरह का टर्म है। और यहाँ पर आपको बताना है, यह इंडियन इकोनॉमी का प्रश्न है दोस्तों, कि निम्नलिखित में से क्या है। 4 ऑप्शन यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। अब इसको देख करके आपको बताना है, चूँकि मैंने प्रारंभ में ही आपको बता दिया है कि यह इंडियन इकोनॉमी का प्रश्न है, तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वह होगा, यह एक आयकर अपीलीय प्राधिकरण का ई फाइलिंग पोर्टल है। इसको ध्यान में रखिएगा, ये इसका सही जवाब होगा। और हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न देखिए, यह नेशनल मूवमेंट से है और किसकी दृष्टि में क्रिप्स जो प्रस्ताव था एक टूटते हुए बैंक के नाम एक उत्तर दिनांकित चेक था, यानी पोस्ट डेटेड चेक था। यह किसके अकॉर्डिंगली, और यहाँ 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, किस फ्रीडम फाइटर ने कहा था कि यह एक पोस्ट डेटेड चेक है। अब इसका कोई बहुत महत्व तो नहीं है, जो कि ये क्रिप्स मिशन आया था मार्च 1942 में, जब 1939 जो सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हो गया था और ब्रिटेन को भारतीय लोगों का समर्थन चाहिए हो था। तो उस समय गांधी जी जो क्रिप्स आए थे, तो उनके साथ जो डेलीगेशन आया था वो क्रिप्स मिशन 1942 में यह भी पूछता है अगर, तो उस समय गांधी जी ने कहा था कि यह पोस्ट डेटेड चेक है, इसका तो कोई बहुत मतलब नहीं है, क्योंकि उसके बाद अगस्त में 1942 में ही गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था, 8 अगस्त आपको याद होगा। और कभी कभी ये भी पूछता है कि भारत छोड़ो या क्विट इंडिया का जो शब्द है वो किसने दिया था दोस्तों, वो मेहर यूसुफ अली। इसको भी ध्यान में रखिएगा, इस तरह के भी कंट्राडिक्शंस आते हैं कभी कभी। यहाँ पर जो जवाब हुआ वह यह क्रिप्स मिशन के संदर्भ में पोस्ट डेटेड चेक की बात जो है महात्मा गांधी ने करी थी। इसको ध्यान में रखिएगा। और बहुत सारी बातें हैं, लगातार आप परिचित होते रहते हैं, लेकिन यहाँ समय आपका ज़्यादा नहीं लूँगा और बहुत सारे प्रश्नों से अवगत कराना है, बहुत सारे टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड करने हैं, बहुत सारे लाइव क्लासेस भी लेकर के आने की अगर स्थिति बन पा रही है तो आते हैं, लेकिन मैक्सिमम आप रिवीजन करिए, जिससे कि आप जीके में जो हमारे साथ आप बने हैं तो वहाँ पर आप मैक्सिमम गेन करिए। 1 इंडिया 1 टिकट पहल को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रेलवे ने किस संगठन के साथ साझेदारी की है। रिसेंट क्वेश्चन, करंट का क्वेश्चन है और कह रहा है इंडियन रेलवेज हैज पार्टनर्ड विद विच ऑर्गेनाइजेशन टू प्रमोट द 1 इंडिया 1 टिकट इनिशिएटिव। और यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, 4 ऑप्शन आप देख लीजिएगा। यहाँ पे जो सही जवाब होगा वह होगा ए, भारतीय जो नेशनल कैपिटल रीजन है वहाँ के जो ट्रांसपोर्टेशन कंपनी के साथ, इसने ट्रांसपोर्टेशन कॉरपोरेशन के साथ समझौता किया है रेलवे ने। इसको ध्यान में रखिएगा और भारतीय रेलवे ने किया है और ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको ध्यान में रखिएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न देखिए, यह टीचिंग एप्टीट्यूड से है। आपका जो सेकंड यूनिट है उससे टीचिंग एप्टीट्यूड और करंट, ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्णता के साथ आते हैं और इसमें अगर आपने दखल कर लिया तो निश्चित तौर पर आपका जीके का पोर्शन स्ट्रांग माना जाएगा। सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, जिसके अनुसार व्यक्ति नकल और अवलोकन के माध्यम से एक दूसरे से सीखते हैं। अब यहाँ देखिए कह रहा है हु प्रोपाउंडेड द सोशल लर्निंग थियरी अकॉर्डिंग टू विच इंडिविजुअल लर्न फ्रॉम ईच अदर थ्रू। यहाँ पर देखिए इमिटेशंस एंड ऑब्जर्वेशन की बात की जा रही है और यह किसने कहा था यह आपको बताना है दोस्तों। यह महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये अल्बर्ट बंडूरा साहब ने कहा था, इसको अपने ध्यान में रखिएगा। और हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि एग्जाम नज़दीक है, इसलिए सारे प्रश्नों से अवगत कराने का को ही प्राथमिकता रखी जा रही है। IUCN जिसका मुख्यालय, यह एक संस्था एनवायरमेंटल संस्था है जिसका मुख्यालय अगर ये पूछता है कहाँ पे है तो ग्लैंड में है। ग्लैंड कहाँ पे है तो स्विट्जरलैंड में है वो। और यह पूछता है कि रेड डाटा बुक
कौन प्रकाशित करता है? तो IUCN के द्वारा ही रेड अलर्ट बुक प्रकाशित होता है। अब उसमें इंडेंजर्ड की बात की जा रही है। यहाँ पे कह रहा है कि संकटापन्न जीवों को किस रंग के पृष्ठों पर दर्शाया जाता है। दोस्तों ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग रहा है, कहीं कहीं इसको आप भी अपने स्तर पर देखिएगा, सारे लोग विज्ञ हैं आप लोग। और एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा कि बताने के दौरान और आपको की तैयारी कराने के दौरान मेरा प्रयास ये रहता है कि कहीं कोई मिस्टेक ना हो, लेकिन बहुत सारे किताबों में, बहुत सारे साइट्स में अलग अलग चीज़ें रहती हैं, तो उसको लेकर के अगर कहीं कुछ डिफ्रेंसिएशन होता है या कहीं कुछ मिस्टेक नज़र आता है तो आप भी अपने स्तर पर देखिए, कहीं परीक्षा में कोई गलती आपसे ना हो और वहाँ पर आप सही करें, तो उसको भी आप अपने स्तर पर वॉच आउट करिए और कमेंट के माध्यम से उसको सुधरवाने का प्रयास करिए। ऐसे मेरा प्रयास ये रहता है कि मैं चेक करके रीचेक करके आता हूँ, जिससे कि आपको गलत इन्फॉर्मेशन ना मिले। लेकिन अलग अलग साइट्स, अलग अलग पुस्तकों में इस प्रश्न को लेकर के भी बहुत सारी जगह कंट्राडिक्शन है, बहुत सारे जगह पे इसको पिंक भी देता है और बहुत सारी जगह रेड भी देता है, लेकिन मैंने जो देखा है उसमें रेड ही है और आप अपने स्तर पर देख लीजिए, कहीं कहीं पिंक भी शो करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, जाति, वर्ग, धर्म आदि के आधार पर सांप्रदायिक निर्वाचन की वकालत 1909 में किसके द्वारा की गई? कम्युनल इलेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्लास, रिलीजन एक्सेट्रा वाज एडवोकेट बाय होम इन 1909। दोस्तों यहीं से बीज बोई गई थी, जो सांप्रदायिकता की जो बीज है यह बोई गई थी यहीं से। और कहा जाता है कि ये जो पाकिस्तान का जन्म हुआ या जो ये बहुत सारे जो मुद्दे आए हिंदू मुस्लिम की, यहीं से ये आए थे और इसको किया था मिंटो साहब ने, लॉर्ड मिंटो। ये बहुत ही खतरनाक इनका ये प्लान था और इसी के बाद से, और यह प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण और कई बार आ चुका है, इसको रखिएगा। कम्युनल हार्मोनी के लिए इन्होंने बड़ा ही घातक कार्य किया था। और ये देखिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन चोल प्रशासन की विशेषता थी? अब यहाँ पर हम आ गए हैं हिस्ट्री एंड कल्चर के पास। और चोल प्रशासन की जो विशेषता, जो साउथ का एक बहुत ही समृद्ध साम्राज्य था चोला डायनेस्टी, और उसकी जो परंपरा थी वो स्थानीय स्वशासन की और ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता, इसको अपने ध्यान में रखिएगा। और हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न देखिए, चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति, यह सोलर सिस्टम आपका जो सिलेबस है उससे यह प्रश्न है कि चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते। अब क्यों नहीं सुन सकते यह आपको बताना है। 2 persons कैन नॉट हियर ईच अदर ऑन द सरफेस ऑफ द मून बिकॉज, और आपको यहाँ बताना है क्या काम यहाँ पर देखिए ऑप्शन भी है, लेकिन मैं ऑप्शन नहीं पढ़ता, आपका समय बचे। इसमें जो सही जवाब होगा, चारों ऑप्शन आप देख लीजिए, और इसमें जो सही जवाब है वह है द मून डज नॉट हैव एन एटमॉस्फेयर। आप जानते हैं चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, और अगर वायुमंडल नहीं है तो कन्वर्सेशन नहीं हो सकता है। अगर ये तो हो गया इसका जवाब। अगर चंद्रमा संबंधित यह पूछता है कि चंद्रमा का जो प्रकाश है वह धरती पर कितने देर में आता है दोस्तों, तो 1.3 सेकेंड में इसको रखिएगा। अगर सूरज का पूछता है, अक्सर पूछ देता है, तो 8 मिनट 20 सेकेंड पे सूरज का प्रकाश आता है। 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर दूर है सूरज जो है अर्थ से। और अगर पृथ्वी के बारे में, चंद्रमा के बारे में पूछता है तो चंद्रमा की जो दूरी है वो 3,84,000 है। इसको अपने जहन में रखिएगा। और भी बहुत सारी बातें चंद्रमा और सूर्य के बारे में है, लेकिन यहाँ पर यहीं पर समाप्त करते हैं और आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है, डिकेड से भी क्वेश्चन बनता रहा है। मेरा बार बार प्रयास रहा है कि आपको उन्हीं प्रश्नों से अवगत कराऊं जिससे आप मैक्सिमम गेन कर पाएँ, क्वालिटेटिव चीज़ें रहें, जिससे बहुत ज़्यादा आपको भटकना ना पड़े। और एक बार और भी कहूँगा कि किसी भी स्तर पर अगर लगता है कि अभी भी आपकी तैयारी मुकम्मल नहीं हो पाई है, तो मैंने सारे कोर्स को एकदम से कम कर दिया है, जिससे कि आप सिर्फ प्रैक्टिस सेट, टेस्ट सीरीज और जो भी लिमिटेड नोट्स हैं उसको पढ़ लीजिए। और एट ए ग्लांस सारी चीज़ें उपलब्ध हो चुकी हैं, बहुत ही मिनिमम राशि पर मैंने उसको उपलब्ध करा दिया है। आप उसको प्राप्त करके अपना रिवीजन कर लीजिए अगर लगता है कि आपको ज़रूरत है। अगर नहीं है, आपने पढ़ाई कर रखी है तो बहुत अच्छी बात है, उसको आप रखिए इन टेस्ट के माध्यम से, इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से। अगर लगता है कि आपकी तैयारी सही दिशा में है तब तो आपको परचेज करने की आवश्यकता नहीं है, अदरवाइज रिस्क नहीं लीजिए और सारे को एक बार आत्मसात अवश्य करिए। इसको देखिए, संयुक्त राष्ट्र ने यूनिप और FAO के सुझाव पर 2021-30 के दशक को, डिकेड को किस रूप में घोषित किया है? इन व्हाट फॉर्म हैज़ द यूनाइटेड नेशंस डिक्लेयर्ड द 2021-30 डिकेड ऑन द सजेशंस ऑफ यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम एंड फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। और ये देखिए किसके उस पर किया है, यह आपको बताना है। क्या उन्होंने रखा है, किस
डिकेड्स के रूप में। तो दोस्तों यह डिकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। पारिस्थितिकी तंत्र पुनर्बहाली का यूएन दशक रखा है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, इसको अपने ध्यान में रखिएगा। और अगला प्रश्न देखते हैं, पॉल कामागे ने हाल ही में चौथी बार किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली? एक दो क्वेश्चन इंटरनेशनल पर्सनालिटी से भी होते हैं। पॉल कामागे के बारे में कह रहा है कि किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चौथी बार इन्होंने शपथ ली है। दोस्तों यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, कैमरून है, बुरुंडी, कांगो और रवांडा। रवांडा के राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने चौथी बार शपथ ली है, इसको अपने ध्यान में रखिएगा। और हम बढ़ गए हैं अगले प्रश्न की तरफ। और ये देखिए करंट का क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। समुद्री जलस्तर बढ़ने के कारण दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर किस देश में निर्मित किया जा रहा है, जो 2025 तक पूर्ण हो जाएगा? अब देखिए, जो सी लेवल उठ रहा है, जो वाटर सी का जो वाटर जो राइजिंग कर रहा है, जो आपके ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो आइस मेल्ट हो रहे हैं, तो एक तैरता हुआ शहर डेवलप किया जा रहा है, जिसे कि ओशिनियम बुशान, ये बुशान साउथ अफ्रीका के पास, साउथ कोरिया में यह एक शहर है बुशान, उसके पास में इसको डेवलप किया जा रहा है। और यह साउथ कोरिया में किया जा रहा है, मैंने बता ही दिया, ऑप्शन भी यहाँ पे है। और अगले प्रश्न को देखते हैं, संगम योजना का संबंध इनमें से किससे है? दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है, इकोनॉमी से है बहरहाल, कि संगम स्कीम इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। दोस्तों ये 4 ऑप्शन आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं। यह है इंक्रीज इन द वेलफेयर ऑफ द डिसेबल्ड, यानी कि यह दिव्यांगों विकलांगों के कल्याण में वृद्धि के लिए है। एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा, अगर संगम योजना यह यूपी के संदर्भ में पूछता है तो यह यूपी की भी एक योजना है, जो कि रोजगार उपलब्ध कराने, बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने के संदर्भ में है। तो अगर यूपी के संदर्भ में संगम योजना पूछता है तो वहाँ पर उसको रखिएगा। और अगर सेंट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से पूछता है तो यह दिव्यांगों के कल्याण में वृद्धि के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किसे भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर नियुक्त किया गया है? आर्टिकल 324 आपको पता है चुनाव से संबंधित है, चुनाव आयोग से संबंधित है। और रिसेंटली किसका अपॉइंटमेंट हुआ है? यद्यपि फरवरी में इनका अपॉइंटमेंट हुआ था, लेकिन यह बदलाव हुआ था तो मैंने इनको रख दिया था, ध्यान में रखिएगा। ज्ञानेश कुमार इसका सही जवाब हुआ। एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा, यहाँ जो संजय मल्होत्रा इनकी नियुक्ति जो हुई है वह आरबीआई के गवर्नर के रूप में, राजीव कुमार यह जो थे इससे पहले चुनाव आयुक्त थे, उनके जगह पर ज्ञानेश कुमार हुए हैं। और अरिंदम बागची यह जो पृथ्वीनेन हरीश नैनी है, जिनका भी संयुक्त राष्ट्र में परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हुए हैं, ये भी हुए हैं, लेकिन ये जिनेवा के संयुक्त राष्ट्र के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में हुए हैं अरिंदम बागची, इनको भी ध्यान में रखिएगा। और यह देखिए कह रहा है, कौन सी मापनी इस धारणा पर आधारित होती है कि प्रत्येक कथन या वस्तु का समान महत्व या प्रभाव होता है? दोस्तों यह आपके टीचिंग एप्टीट्यूड का है और लिकर्ट मापनी इसका सही जवाब हुआ। और हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न देखिए, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास द्वारा, अगर यह पूछता है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है, तो संयुक्त राष्ट्र सतत विकास द्वारा। और यह मार्च में जारी की गई थी 2024 में। और उसमें 2 प्रश्न देखिए कह रहा है, पहला प्रश्न कौन टॉप पे है? फिनलैंड है। लास्ट में कौन है? अफगानिस्तान है। और एक प्रश्न बन रहा है, भारत की स्थिति क्या है, कि व्हाट द पोजीशन ऑफ इंडिया। तो अब अकॉर्डिंग टू 2024 अब भारत का पोजीशन आपको बताना है। दोस्तों यहाँ पर 126 पोजीशन है। 143 देशों का जो सर्वे हुआ था उसमें भारत 126वें स्थान पर है, इसको अपने ध्यान में रखिएगा। और हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और यह प्रश्न देखिए, यह किसने कहा है कि यदि आप यह अनुभव करते हो, यह आपका रिसर्च एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है, कि यह किसने कहा है कि यदि आप यह अनुभव करते हो कि राष्ट्र शीघ्रता से विनाश की ओर जा रहा है, तो आपको अपने मन और मस्तिष्क को प्राइवेट स्कूलों पर लगाना होगा। देखिए ध्यान से सुनिए, हु हैज़ सेड दिस, इफ़ यू फील दैट द नेशन इज क्विकली गोइंग टुवर्ड्स डिस्ट्रक्शन, देन यू हैव टू डिवोट योर माइंड टू प्राइवेट स्कूल्स। यह चारों ऑप्शन यहाँ पर देखिए, ये चारों जो हैं स्कॉलर हैं एडुकेशन से संबंधित, और इनमें यह बात जो कही थी वह कही थी एस.जी. वेल्स ने। ध्यान में रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। और हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और यहाँ पर देखिए,
ये रिसर्च संबंधित है या फिर रिसर्च एप्टीट्यूड का ही क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से अनुसंधान की गुणवत्ता किससे आंकी जाती है। कोई भी रिसर्च कैसा है, कोई भी शोध कैसा है, उसकी क्वालिटी को हम किससे मेजर करते हैं। तो यहाँ 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं और उसमें आपको बताना है कि मेथोडोलॉजी, यहाँ पे देखिए बी ऑप्शन, मेथोडोलॉजी एडॉप्टेड इन कंडक्टिंग रिसर्च, किस तरह के परिकल्पना, किस तरह से आपको विधि तंत्र अपनाते हैं, इसकी बात यहाँ पर कही जा रही है। बी इसका सही जवाब हुआ। और अगला प्रश्न देखिए आईसीटी का है, मस्तिष्क की कार्यप्रणाली की नकल करने वाला कंप्यूटर कौन माना जाता है। दोस्तों जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से क्वेश्चन आते हैं और ये नया जो एआई आजकल आया हुआ है उस संदर्भ में जो क्वांटम कंप्यूटर है तो यह हो गया मस्तिष्क की नकल करने वाला क्वांटम कंप्यूटर। और हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न देखिए यह नेशनल मूवमेंट से है और स्टेटमेंट से भी बहुत सारे प्रश्न आते हैं, लेकिन यहाँ पर यह पूछ रहा है कि किसने भारतीय महान स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस को राष्ट्रनायक उपाधि थी। 23 जनवरी इनका जो सुभाष चंद्र दिवस मनाया जाता है। अभी आप देखें इसके संदर्भ में बहुत सारी बातें हैं। दिल्ली चलो, मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह जो स्लोगन भी पूछता है। इसके बाद इनकी जो बुक है, जो जैसा कि इनकी जो आत्मकथा तो इंडियन स्ट्रगल, और इसके बारे में आज़ाद हिंद फौज के बारे में बहुत सारे प्रश्न आते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है नेताजी, इनको नेताजी भी कहा जाता है, तो नेताजी किसने कहा था यह भी प्रश्न आता है। और यहाँ पर देखिए तो नेताजी तो हिटलर ने कहा था, ये इसको ध्यान में रखिए। लेकिन यहाँ जो प्रश्न पूछ रहा है कि राष्ट्रनायक किसने कहा था, ये देखिए किसने भारतीय महान स्वतंत्रता सेनानी को सुभाष चंद्र बोस को राष्ट्रनायक की उपाधि दी थी। ध्यान रखिएगा दोस्तों, यह बात कही थी विश्व कवि जो है गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने सुभाष चंद्र बोस को राष्ट्रनायक की उपाधि दी। और सुभाष चंद्र बोस ने ही महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी। यह प्रश्न भी आता है, ध्यान में रखिएगा। मैं बताता हूँ बार बार कि पढ़ाई के दौरान आपको चारों तरफ नज़र रखनी पड़ती है, क्योंकि किताबें वही होती हैं, प्रश्न बदल जाते हैं, नए नए प्रश्न आपको दृष्टिगत होते हैं। तो चारों तरफ नज़र रखिएगा। प्रोफेसर बनना है तो मेहनत तो करना ही होगा। और इन तरह के प्रश्नों को अगर आपको फेस करना है चाहिए तो आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं। थोड़ी सी राशि अब तो बहुत ही कम हो गई है, आप अदा करके 5 से 7 दिनों के अंदर उनको रिवाइज कर लीजिए। अदरवाइज अगर पढ़ लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है। इस प्रश्न को देखते हैं, भारत में पहली बार न्यूनतम समर्थन मूल्य की शुरुआत कब की गई। अब यह देखिए एमएसपी की बात, जो कि बहुत सारा आंदोलन हुआ था, लेकिन भारत में इसकी शुरुआत जो है बहुत पहले ही कर दी गई थी, या 1966-67 में। और हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न देखिए, सूचकांक से प्रश्न होते हैं रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा अगर यह पूछता है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक कौन प्रकाशित करता है, तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। और यह कह रहा है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 के अनुसार नॉर्वे प्रथम स्थान पर है। अगर यह पूछता है कौन प्रथम स्थान पर है तो नॉर्वे हो गया। और यह पूछता है अंतिम स्थान पर कौन है, तो इरिट्रिया हो गया। अब यह पूछ रहा है कि भारत की स्थिति क्या है, यह आपको बताना है। 4 ऑप्शन यहाँ पर आपको दृष्टिगत होंगे। और यह दोस्तों भारत की स्थिति 159 159वां स्थान है। और अगर वैश्विक शांति सूचकांक पूछता है तो 116वां स्थान है। और अगर भ्रष्टाचार धारण सूचकांक पूछता है तो 93वां स्थान है 2024 के अनुसार। इसको भी अपने ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की प्रमुख भू राजनैतिक और भू आर्थिक सम्मेलन रायसीना डायलॉग 2024 के 9वें संस्करण का मुख्य अतिथि कौन रहा है। दोस्तों इसमें 2500 से ज़्यादा प्रतिनिधियों ने भाग लिया था और यह सम्मेलन कहाँ हुआ था, दिल्ली में हुआ था। और यह पूछ रहा है कि इसके चीफ गेस्ट कौन थे, तो इसमें दोस्तों इसके जो चीफ गेस्ट थे वो ग्रीस के किरियाकोस मित्सोकिस जो थे वह इसके चीफ गेस्ट थे। इसको ध्यान में रखिएगा। और हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रत्यक्षवाद का वह पहल जो नैतिकता और मूल्य प्रणाली से संबंधित होता है, जिसमें शोधकर्ता पूर्वाग्रह से मुक्त होता है, कहलाता है। अब यह भी आपका रिसर्च एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। और यह कह रहा है, इसमें नैतिकता की बात की जाती है, वैल्यू की बात करती है, मोरल वैल्यू की बात की जाती है, वैल्यू जजमेंट की बात इसमें करी जाती है। और यह होता है एक्जियोलॉजी यहाँ पर जो सी है इसका सही जवाब है। इसको अपने जहन में रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसको
यह टीचिंग एप्टीट्यूड का। और अगला प्रश्न देखिए एक बार पुनः, यह भी टीचिंग एप्टीट्यूड से है। टीचिंग एप्टीट्यूड आपका थोड़ा सा वीकनेस रहा है बहुत सारे बच्चों का, तो इस सेट में मैंने इसको सम्मिलित कर दिया था। जितना ज़्यादा आप रिवीजन कर पाए। अनुसंधान की किस विधा में उपकल्पना और सिद्धांतों के दो पहलुओं कैसे और क्यों जैसे सवालों का परीक्षण किया जाता है, यह आपको बताना है कि उसमें जो हाइपोथेसिस होती है उसमें दो जो कैसे और क्यों, वाई, हाउ एंड वाई, अब इस 2 एस्पेक्ट्स को कैसे आपको ये करना है और किस अनुसंधान में ये होता है दोस्तों, तो यह आपको बताना है। अगर इस तरह का प्रश्न आता है दोस्तों तो यह होता है व्याख्यात्मक अनुसंधान में, इसको ध्यान में रखिएगा। और हम आ गए हैं 29वें प्रश्न की तरफ। और 29वां प्रश्न देखिए, यह आपका एनवायरनमेंट से है। एक बार पुनः कहूँगा कि अगर लगता है समय बहुत कम है, अच्छा एक आपको यह भी है कि नए करंट पूछे जाएंगे, पुराने करंट पूछे जाएंगे, तो मेरी पास पुराने करंट के भी 20 करंट अफेयर प्रैक्टिस सेट है, मैं उपस्थित होता रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ उससे भी 600 प्रश्नों से आपको अवगत करा दूँ। वो अभी अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं, इन केस अगर पुराने करंट अफेयर पूछ दिया, बहुत सारे सोशल मीडिया में अफवाह है कि इन्होंने पेपर अभी प्रिपेयर नहीं कराया था और एग्ज़ाम घोषित कर दिया आनंद फानन में, बड़ी ही कैसे करा पाएंगे, बहुत सारी बातें चल रही हैं, आप भी अवगत होंगे ही। तो अगर लगता है कि आपको उस करंट अफेयर्स की आवश्यकता है पुराने वाले की, तो भी आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी बहुत ही मिनिमम राशि अदा करके। बहरहाल इस प्रश्न को देखते हैं। ओजोन परत जिसको डॉप्सन इकाई में मापा जाता है, अगर ये पूछता है तो आप बता दीजिए डॉप्सन इकाई में ओजोन परत को, ओजोन लेयर को मापा जाता है। अच्छा, इसकी छिद्र जो पता की गई थी अंटार्कटिका के ऊपर, और किसने पता की थी 1985 में, तो ब्रिटिश जो साइंटिस्ट थे उन्होंने पता किया था। अच्छा, उनके संरक्षण के लिए प्रतिवर्ष जो ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है, आसान सा प्रश्न है। और 1-2 प्रश्न तो आसान होते ही हैं। 16 सितंबर ध्यान में रखिएगा। और हम आ गए अंतिम प्रश्न की तरफ। और यह प्रश्न देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस तरह के प्रश्न का चयन आयोग करता रहा है। ये कह रहा है कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान निम्न में से किस विदेशी ने यह कहा था कि मैं हृदय से तुम्हारे साथ हूँ और संस्कृति से भी तुम्ही लोगों में से एक हूँ। अब ये देखिए, अब यहाँ पर यह महात्मा गांधी ने भी एक बार ये सारी बातें कही थी, लेकिन यहाँ पर जो प्रश्न है, विच फॉरेनर अमॉन्ग द फॉलोइंग हैड सेड ड्यूरिंग द फ्रीडम मूवमेंट दैट आई एम विथ यू बाय हार्ट एंड आई एम ऑल्सो वन ऑफ यू बाय कल्चर। अब यहाँ चारों फॉरेनर्स का आप नाम देख रहे हैं। यह बात जो कही थी वह कही थी एनी बेसेंट ने। अब इसको अपने जहन में रखिएगा। और इसी के साथ यह 30 प्रश्नों की श्रृंखला समाप्त होती है। लगातार हमारी आपसे मुलाकात होती रहेगी और कोशिश रहेगी कि बहुत जल्दी रात्रि 9 बजे हम आपके बीच में उपस्थित हों लाइव के साथ। अगर ऐसा होगा तो मैं अपने कम्युनिटी पोस्ट पर आपको सूचित करूँगा। धन्यवाद दोस्तों।